Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, हम NCERT साइंस समरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि हम इसमें हमारे चारों तरफ जो एयर पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है एयर के बारे में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं आखिर वो है क्या। ठीक है, We have learned in chapter 9 that all living things require air। जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? तो क्या आपने एयर को देखा है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों में से किसी ने भी एयर को नहीं देखा है। हाँ, लेकिन हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? जैसे आप कोई पेड़ की पत्तियाँ, आपने देखा होगी पेड़ में जब हवा चलती है तो क्या होता है, रशल होती है उनकी पत्तियों में, सरसराहट सी होती है। और ऐसे आप जब क्लोथ्स लाइन पे आप कोई क्लोथ्स हैंग करते हैं, सूखने के लिए डालते हैं, तो उनमें क्या होता है, स्वे होता है, यानी कि थोड़ा हिलते डुलते रहते हैं। उससे क्या होता है, तभी पता चलता है कि हाँ एयर है। इसी तरीके से अगर आप किसी फ़ैन का स्विच ऑन कर दे, तो अगर वहाँ पे कोई बुक है तो क्या होंगे, उनके पेज में क्या होगा, फ्लटरिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा, अगर अच्छी खासी हवा है तो ही हम पतंग उड़ा सकते हैं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉ डस्ट बाय विनोइंग? ठीक है, आपने देखा था, आप चैप्टर नंबर 5 में हमने एक एक्टिविटी की थी, आपको दिखाया था कि एक लेडी कैसे विनोइंग के प्रोसेस के थ्रू सैंड और सॉ डस्ट को सेपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विनोइंग इज़ अ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तभी होती है जब वहाँ पे मूविंग एयर जो है प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। आपने देखा हो जब तूफान बहुत तेज़ होता है, आंधी बहुत तेज़ से चलती है, तो क्या बहुत हाई स्पीड से विंड ब्लो करता है। इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। इससे क्या होता है, कभी कभी तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं, और रूफ टॉप्स अगर टीन शेड इन सब की चीज़ों से बना हुआ है तो वो भी अपने साथ वो बहा ले जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर की बताया गया है कि बहुत से बच्चों ने बचपन में बनाया होगा इसको, कलरफुल पेपर से बनाते हैं इसको। और अगर विंड है, अगर वहाँ पे आप लेके दौड़ते भी हैं या फिर खड़े रहते हैं, तो उसके ये मूव करता रहता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ए वेदर कॉक, इसी के हेल्प से एयर के प्रेजेंस में ही हमें वेदर कॉक के बारे में जो वेदर का इन्फॉर्मेशन होता है वो इफ़ेक्टिव तरीके से मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है? तो हाँ, तो चलिए इसको एक एम्प्टी वेसल्स के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक एम्प्टी बॉटल को कैसे पानी में डाल के, यहाँ पे देखिए आखिर है क्या, पढ़ लेते हैं। आप एक बकेट लें, दो बकेट लें, उसमें पानी डालें। उसके बाद क्या करें, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल विद वाटर एज सोन इन फिगर 15.4। कुछ इस तरीके से डालें। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? अगर आप उसको सीधे डालेंगे कुछ इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई बबल्स, टाइनी बबल्स नहीं निकलेंगे। लेकिन उसको थोड़ा स्लाइटली टिल्ट करेंगे आप, तो कुछ इस तरीके से टाइनी बबल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ नहीं है, बस जो हमारे वाटर में जो गैसेस जो डिज़ोल्व्ड है, वही ये टाइनी बबल्स के रूप में बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो यहाँ पे बताइए, ये आपको यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर का आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ से एक पतली हवा के मतलब एयर का एक पतला लेयर सा है। ठीक है, दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ सरफेस के ऊपर, और इसे क्या कहते हैं, इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer। जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, एयर जो प्रेजेंस ऑफ एयर है वो घटता जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो माउंटेनियर्स होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। आखिर एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ?
एयर किन किन चीज़ों से मिला है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 99% ऑफ वाटर है, 99% ऑफ एयर है, उसमें दो गैसों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक है नाइट्रोजन, ठीक है, एक है कार्बन, ठीक है, सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, O2। नाइट्रोजन और O2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। ये दोनों मिला के 99% यही कवर करते हैं। बाकी जो बची हुई उनमें अदर गैसेज आ जाती हैं, उसमें आपको वाटर वेपर देखने को मिलेगा, वाटर वेपर, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड और भी आर्गन और बहुत सी ऐसी गैसें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, आखिर वाटर वेपर का क्या इंपॉर्टेंट होता है एयर में। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है। वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, ठीक है। अभी पिछले आपको मैं एक बताने की कोशिश करती हूँ किस तरीके से हमने देखा पिछले चैप्टर में, किस तरीके से मान लो एक पॉन्ड है या ओशियन, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, इनमें सनलाइट में इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई, ठीक है। ये क्या हुआ, इवेपोरेट होके जो वाटर वेपर है ऊपर गया, कुछ ऐसा एक प्लेस आएगा जहाँ पे पूरी तरीके से कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे जाएगा कूल डाउन होता जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे ये टकराएगा एक ठंडे सतह से, फिर उसके बाद इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, फिर धीरे धीरे ये टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर से अर्थ पे आ जाएगा, फिर से यही प्रोसेस होगी, फिर से यही आगे ऐसे साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर। जो हमारे वाटर साइकिल है इसको मेंटेन करने में हमारे नेचर में एयर का बहुत, वाटर वेपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या हो सकता है, आप क्या करें कि इसको आप अपने टीचर्स के हेल्प से कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, लेकिन आप क्योंकि हम इसे KVS, एस्टेट, सीटेट इन सब के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो आप लोगों में से बहुत से लोग बड़े भी बच्चे होंगे और कुछ क्लास 6 के भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। सेम लेंथ की आप 2 कैंडल ले, उसे फिक्स करें, उसको जलाएँ, उसको ग्लास टम्बलर की हेल्प से एक को क्या करें, ढक दें। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आप जिसको ढक रहे हैं वो कैंडल क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी, लेकिन दूसरी जो है जिस पे कोई भी आपने कोई कवरिंग नहीं की है वो जलती रहेगी। ऐसा क्यों होता है, कुछ गैसें होती हैं जो कि कोई भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती हैं, किसी चीज़ के बर्निंग आउट में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है किसी चीज़ के जलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो कुछ गैसें ऐसी हैं जो कि इन सब चीज़ों को इनहिबिट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन क्या करता है, अगर कोई चीज़ जल रहा है तो इसको बुझाने में एक मेजर रोल प्ले करता है, तो वही यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखें, तो एक्टिविटी 3 जो हमने अभी किया उसी के बारे में बताया गया है। डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट, जब बुझ गई उसके बाद भी उसमें कोई गैस का कंपोनेंट्स होगा, ठीक है। This indicates that presence of some component in the air which does not support burning। हमने बात किया कि नाइट्रोजन जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। The major part of air which does not support burning candle is nitrogen। मतलब किसी आप इस बात को याद रखें कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ को अगर बर्निंग कोई चीज़ जल रही है और उसको बुझाना है तो इसमें नाइट्रोजन एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और किसी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन एक मेजर रोल प्ले करता है। चलिए आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इन अ क्लोज रूम इफ़ देयर इज़ अ सम मटेरियल दैट इज़ अ बर्निंग, अगर आप किसी क्लोज रूम में हैं, वहाँ पे कुछ जल रहा है तो क्या होगा, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, आपको क्या होगा, घुटन सी महसूस होगी। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है चारों उस रूम में, उसका जो
स्तर है वो बढ़ जाता है। फिर क्या होगा उसके बाद, एज द बर्निंग कंटिन्यूज, और इस तरीके से अगर वो जलने वाली प्रोसेस चलती रही तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपोनेंट जो मतलब स्मॉल कंपोनेंट चारों तरफ बना लेता है, ठीक है, एक लेयर कह लें। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। कि यहाँ पे मैं एक डाउट आपका क्लियर करना चाहती हूँ, जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उनमें तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उनमें वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अपना फूड बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और जो एनिमल हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं बर्निंग में, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेज, ठीक है। जब हम लोग जैसे प्लांट हैं तो उनमें ऑक्सीजन कंज्यूम किया उन्होंने, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया ना। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें उनका जो जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उसके कंपैरेटिवली वो कम है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इट इज़ advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop। ये आप एक एडवाइजेबल है कि आप कोई ड्राई लीव्स है या फिर जो रिमेनिंग पार्ट है क्रॉप का उसको जलाए नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा सराउंडिंग पॉल्यूट होता है। ऐसे गवर्नमेंट से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आती है फार्मर्स के लिए, जो रिमेनिंग ऑफ द क्रॉप से उसको बर्न आउट ना करें, ठीक है। इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। डस्ट एंड स्मोक के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में इनका क्या हिस्सा है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जो आपने देखा है व्हीकल्स जो होते हैं उनसे फ्यूल्स बर्न आउट होता है, उससे क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। और स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। क्या होता है, इसमें कुछ गैसेज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, ठीक है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज़ इन फैक्ट्रीज़। आपने चिमनीज़ देखे होंगे कुछ इस तरीके से, कोई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे आप काफ़ी ऊंचाई पे चिमनीज़ लगे हुए देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आवर नोजेज। हमारी पहुँच से तो ये दूर हो जाते हैं, लेकिन बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन जो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। ये बात आप याद रखिए कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत फाइन होते हैं वो। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। अब यहाँ पे देखते हैं लाइट के बारे में बताया गया। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल या फिर होम पे देखें। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन पुल डाउन टू मेक द। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विथ सनलाइट। आपने इसको देखा होगा, जो इसमें लिखा गया मैं उसी को समअप कर दे रही हूँ, आखिर है क्या। देखा आपने देखा होगा किस तरीके से अगर थोड़ा सा ऐसे होल है तो इसमें देखेंगे कि सन की जो लाइट्स आती हैं उसमें आपको टाइनी मतलब डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि हमारे चारों तरफ हमेशा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं। ये देखिए वही बताया कि डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग द बीम ऑफ सनलाइट। तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। चलिए देखिए क्या है। हाँ, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। जब हम अपनी आप नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या इनहेल करते हैं, एयर को, और एयर में क्या, ऑक्सीजन को। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज़। तो हमारे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो नोज़ है इसमें फाइन हेयर्स देखने को मिलते हैं और म्यूकस देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या करते हैं,
डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इसको जाने से रोकते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? हाँ, तो ऐसा तो बहुत बार देखने को मिलता है कि अगर आप मुंह से सांस लो तो मम्मी पापा तो डांटने ही लग जाते हैं। जब छोटे होते हैं, जब हम लोग को पता नहीं होता है, वो हम लोग को बताते हैं कि किस तरीके से सिर्फ अपने नॉस्ट्रिल से ही ऑक्सीजन को इनहेल करें। ठीक है, इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी, अगर ऐसा करोगे तो आपके जो क्या होगा, आपके अंदर ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एंटर कर जाएंगे। वी मे कंक्लूडेड देन, तो हम इससे क्या कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, एयर में क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द गैसेस इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन, सबसे बड़ा हिस्सा हमने देखा। ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेज। इस तरीके से बहुत सारी गैसेज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात जानने वाली है, वो क्या है, बूझो इज आस्किंग यू, ठीक है, वाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इज़ वेयरिंग अ मास्क? तो यहाँ पे देखते हैं आखिर क्यों। इस तरीके से जहाँ पे ट्रैफिक वाला एरिया होता है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो मास्क क्यों पहनती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे नॉस्ट्रिल से, अभी हमने पढ़ा कि डस्ट के जो फाइन पार्टिकल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए ऐसा करते हैं वो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक दिखाया गया है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें नाइट्रोजन का एक बड़ा हिस्सा देखने को मिल रहा है आपको 78%, और ऑक्सीजन का 21%, बाकी 1% में अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आर्गन, बहुत सारी गैसेस देखने को मिल जाती हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बताया गया है, 99% दो गैसेस होती हैं और रिमेनिंग में 1% आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? किस तरीके से अगर कोई जंतु है, जो कोई एनिमल है, अगर वाटर में रहता है या सॉइल में, तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है? तो इन सब के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है तो मैं एक बार ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, आप ग्लास या मेटल कंटेनर ले, हीट इट स्लोली, और वही बताया गया है कि इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड ले, उसमें क्या करें, ठीक है, यहाँ बर्नर होगा, इस पर आप रखें इसको, टम्बलर को, इसको हीट करें। आप देखेंगे यहाँ पे टाइनी टाइनी बबल्स देखने को मिलेंगे। क्या है भाई, जो डिजॉल्व गैसेस हैं उसी में तो ऑक्सीजन भी होगा, वही बताया गया यहाँ पे। हाँ, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, इजंट इट, है ना? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रिस्पिरेशन? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म होता है कैसे रिस्पिरेशन करता है, वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। ठीक है, और उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। तो चलिए, इसी तरीके से आपने एम्फीबियंस में, आपको अगर फ्रॉग का एग्जाम्पल ले तो आप देखेंगे कि वो कैसे, वो भी तो मॉइस्ट स्किन से करते हैं। वो अर्थ, जब वो टेरेस्ट्रियल मतलब यानी कि लैंड पे होते हैं तो उनमें अलग तरीके का रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है, और जिस तरीके से वो पानी के अंदर होते हैं तो मॉइस्ट स्किन से ही करते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉइल हैज़ एयर इन इट के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, किस तरीके से रिप्लेस होता है? तो आप लोगों सबको ये बातें पता होंगी। ठीक है, जो क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में पढ़ा था। वो क्या था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। उसमें क्या होता था कि वाटर होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद वो ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये तो उनका फूड हो गया, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। इस तरीके से पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं आखिर है क्या। हाँ, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इट, वही ग्लूकोज प्लस
क्या मिला आपको? ऑक्सीजन मिला, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का भी वो कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को भी वो कंज्यूम करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, यानी कि ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि अगर उससे कंपेयर करें तो उसको कंज्यूम कम करते हैं, यानी कि उसका कंजप्शन कम करते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट, ये तो सही बात है कि इंसान के जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, क्या है वो पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं रिप्लेस्ड होंगे, और ऑक्सीजन नहीं रिप्लेस्ड होगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा? इस अर्थ पे जो सर्वाइबिलिटी है जो वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए पेड़ पौधे जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि हम एक दूसरे पे परस्पर आश्रित है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इससे आपको पता चलिए गया होगा। आर दे एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हाँ, तो बहुत सारे अदर यूजेस हैं। यहाँ पे देखना, ये विंड मिल है, विंड मिल की हेल्प से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आजकल के लाइफ में तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन कैसा होता है आप फील कर सकते हैं। अगर किसी गांव एरिया में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऐसे विंड मिल होता है, ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में लगाए जाते हैं, या फिर जो पे हाई हिल एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको टरबाइन लगा होता है, आगे कहीं पे जुड़ा होगा, टरबाइन लगाएंगे, उसके आगे एक जनरेटर लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि वो जो ये जब एयर रहेगा, हाई स्पीड एयर मतलब रहेगा, तो उससे क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगा और आगे चल के जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया। इसके अलावा और भी कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ है एयर की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो नाव होते हैं उसको चलाने में, ग्लाइडर्स जो होते हैं, पैराशूट में हेल्प करता है, एरोप्लेन, बैट्स के इन सब के इंसेक्ट के फ्लाई में क्या करता है, ये एयर हेल्प करता है। यानी कि और यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें एयर हेल्प करता है। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, ठीक है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ वाटर साइकिल, ठीक है। आखिर डिस्पर्सल ऑफ सीड में कैसे, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे समझ लीजिए कोई जाके, आपने देखा कभी कोई ऐसे मान लीजिए दीवार है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं भी कोई प्लांट उगाया है, तो वो कैसे हो पाया? वो विंड के थ्रू किसी तरीके से वहाँ पे सीड पहुँचा, और उसमें क्या हो गया, जर्मिनेशन की प्रोसेस हुई, उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हुई और वो ग्रो कर गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई दीवार का टूटा हिस्सा होता है, आपने कई जगह पे दीवारों पे देखा होगा बहुत दूर, ठीक है। और इसी तरह पॉलन के क्या होता है, डिस्पर्सल में हेल्प करता है फ्लावर्स की, इससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। और वाटर साइकिल के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए इसकी एक समरी देख लेते हैं आखिर है क्या, इसको एक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एयर इज़ अ फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर जो है हमारे चारों तरफ पाया जाता है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसे फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड विंड, अगर एयर खूब तेज़ से चल रही है तो वही विंड हो गई, ठीक है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेसेस, तो हमने इसको वो जो ग्लास में जो एक बॉटल का था एम्प्टी वेसल्स, उसके थ्रू देखा कि वो किसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, तभी तो जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी के थ्रू, तो गिल्स के थ्रू जो फिशेज होती हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। और जो अर्थवॉर्म होता है जो मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है, वो गैसेस एक्सचेंज करता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस, ठीक है। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट। तो क्या होता है कि जो एयर जो है मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और ऐसे ही मतलब कि 1% में ये सब गैसेस आपको देखने को मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस, ठीक है, आर्गन। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग एंड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज तो बर्निंग की प्रोसेस कब होगी, जब आप ऑक्सीजन हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि
प्लांट्स में तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन जब वो अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस उनमें होती है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इसी तरह जो हम लोगों में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनिमल्स में होती है, वो क्या है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो एक चारों तरफ पतली परत है अर्थ के चारों ओर, क्या है, उसी को एयर की, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, बस इसमें बहुत सारे गैसेस का एक क्या है, एक पतली परत है, ठीक है। वो क्या है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। कैसे, हमने फिशेस का एग्जाम्पल लेके आपको ये बताया है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे परस्पर आश्रित है, ठीक है। तो इसलिए आज गाइस, आज की क्लास में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि एक नई ऊर्जा आती है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, तो मिलते हैं कल, ठीक है, थैंक यू।